हे फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है बैंकटोरियल की नई वीडियो पर। अगेन ऑन NISM सीरीज 5A, दैट इज मॉक टेस्ट फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जाम। तो लेट्स स्टार्ट। आफ्टर सो लॉन्ग वी केम अप विद अ न्यू वीडियो, बट रियली वेरी वेरी सॉरी फ्रेंड्स एंड फैंस। बट आज की वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कुछ नए सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इज पेड कमीशन फॉर प्लेज्ड यूनिट, डिविडेंड, नॉमिनेशन और रिडम्पशन। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन है वो किस लिए मिलता है। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो आ रहे हैं प्लेज्ड यूनिट। प्लेज्ड यूनिट इसका मतलब हुआ कि जो इन्वेस्टर्स हैं उसके पास अपनी यूनिट्स प्लेस की हुई है और कुछ लोन्स लिया हुआ है, तो ये इसका आंसर यही आएगा, प्लेज्ड यूनिट, बिकॉज इन्वेस्टर्स के पास अपनी म्यूचुअल फंड्स की यूनिट है बट उसने वो प्लेज की हुई है बिकॉज उसके ऊपर उसने लोन लिया हुआ है। बट उसमें म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को तो जब तक वो यूनिट्स रहेंगी तब तक उसका कमीशन मिलेगा ही। देखिए कोई भी बाकी ऑप्शंस, डिविडेंड, नॉमिनेशन और रिडम्पशन, ये कोई भी रिलेवेंट ऑप्शन नहीं है। डिविडेंड के बेसिस पे कभी भी डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन नहीं मिलता। नॉमिनेशन एक नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, इस पर कोई भी कमीशन नहीं मिलता। रिडम्पशन जब पैसा विड्रॉल करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर को कोई भी कमीशन नहीं मिलता। तो इसका हमारा आंसर हुआ ए, सॉरी यस, ए, प्लेज्ड यूनिट्स। Then second question is, cut-off time for NAV is decided by AMC, same for all schemes, by trustee और prescribed by SEBI। तो ये हमने लास्ट की भी अपनी कुछ वीडियोस में एक्सप्लेन किया था कि जब भी हमें कभी कोई परचेज या रिडम्पशन करनी होती है तो उसकी जो NAV है, मार्केट वैल्यू कौन सी डिसाइड करेंगे और NAV का कट ऑफ टाइम क्या रहेगा, ये सेबी प्रेस्क्राइब करता है। सभी फंड हाउसेस के लिए सेम रहती है, सभी स्कीम्स के लिए, सभी स्पॉन्सर्स के लिए, सभी AMCs के लिए। इसका मतलब आंसर हुआ डी। डी इसका मतलब हुआ प्रेस्क्राइब्ड बाय सेबी। नाउ अनदर क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ विल इज पेसिमिस्टिक एक्सरसाइज सो इट इज बेटर टू अवॉइड। तो देखिए प्रिपरेशन ऑफ विल क्या होती है, जिसके अंदर कोई भी जो व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, वो अपनी विल एक्सरसाइज करता है कि वो उसके बाद अपने जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी बैंक बैलेंसेस है, वो कैसे और किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। तो ये एक इसमें क्वेश्चन में है कि इसे पेसिमिस्टिक एक्सरसाइज है, सो इट्स बेटर टू अवॉइड। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रिपरेशन ऑफ विल इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल एक्सरसाइज, ये सभी को करने चाहिए टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट्स इन द फैमिली। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमारे पास ऑप्शन है ट्रू और फॉल्स। तो हमारे पास ये आंसर हुआ फॉल्स। बाय बिकॉज इसमें लिखा हुआ है सो इट इज बेटर टू अवॉइड। आंसर इज फॉल्स। इट मीन्स विल प्रिपरेशन होना चाहिए। विल प्रिपरेशन करने से बहुत फायदे होते हैं, फैमिली में डिस्प्यूट खत्म होता है और एक क्लैरिटी होती है कि एक पर्सन अपनी पूरे पोजीशंस को, पूरे बैंक बैलेंसेस को, प्रॉपर्टी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। विच डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है तो कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पैन कार्ड एंड ऑथराइज सिग्नेटरी लिस्ट। तो देखिए जब भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करता है तो हमें पैन कार्ड भी चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी चाहिए, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी लिस्ट भी चाहिए, बट हमें उसका P&L अकाउंट नहीं चाहिए, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का KYC में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसका हमारा आंसर हो गया ए। डिस्ट्रीब्यूटर्स आर प्रोवाइडेड कमीशन फॉर अप टू। डिस्ट्रीब्यूटर को जो कमीशन मिलता है वो कब तक मिलता है। तो देखिए ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन तब तक मिलता है जब तक इन्वेस्टर उन स्कीम्स में इन्वेस्टेड रहता है। हमारे पास ये ऑप्शन है 3 ईयर्स, 5 ईयर, 10 ईयर्स और इन्वेस्टर स्टे इन्वेस्टेड। तो हमारा इसका आंसर है डी। इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटर को तब तक कमीशन मिलता रहेगा जब तक उसका इन्वेस्टर उस स्कीम में इन्वेस्टेड है। सेबी इज रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप ए कैडर ऑफ वेल ट्रेड एजेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर। ऑप्शन ट्रू और इज फॉल्स। देखिए सेबी रिस्पॉन्सिबल नहीं है वेल ट्रेड एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर को क्रिएट करने के लिए पर्टिकुलर स्पॉन्सर, और हम कह सकते हैं कुछ एम्फिबो, फिर भी कुछ
लेवल तक यस रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, बट जब भी ट्रेंड एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर है तो ये जिस भी एएमसीज के डिस्ट्रीब्यूटर है तो उस एएमसीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक वेल ट्रेंड और डिस्ट्रीब्यूटर को डेवलप करे। तो हमारा इसका आंसर होगा बी, से बी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कैडर ऑफ वेल ट्रेंड एजेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर। हाई रेगुलर इनकम यील्ड इज इंडिकेटर ऑफ स्कीम वीकनेस। इसका मतलब क्या हुआ? हाई रेगुलर इनकम यील्ड, ऐसे स्कीम्स जिसके अंदर एक रेगुलर इनकम यील्ड होती है वो स्कीम्स की वीकनेस होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो एक अनदर वेक्टर है, वो एक अनदर उसका हम ये कह सकते हैं एस्पेक्ट्स है टू डिसाइड और टू डिस्ट्रीब्यूट रेगुलर इनकम, जिससे उसकी एक इनकम यील्ड बनती है, रेगुलर इनकम यील्ड। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको एक रेगुलर इनकम की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो डेफिनेटली जब अपने परचेज डिसीजंस लेते हैं तो वो हाई यील्ड जैसे ही कोई म्यूचुअल फंड स्कीम्स को चूज करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारा इसका आंसर हो गया बी, फॉल्स। इट मींस ये स्कीम की वीकनेस नहीं है। हु प्रमोट्स म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड्स को प्रमोट कौन करता है, कौन शुरू करता है? ऑप्शन है स्पॉन्सर, कस्टोडियन, एएमसी, ट्रस्टी। तो हमारे पास हमने देखा था स्पॉन्सर प्रमोट्स म्यूचुअल फंड्स, तो स्पॉन्सर ही म्यूचुअल फंड्स को स्पॉन्सर प्रमोट करता है, वही उसको स्कीम्स की फॉर्म में और डिफरेंट इन्वेस्टर्स के स्कीम्स में इंट्रोड्यूस करता है। तो मेरा इसका आंसर हो गया ए। लिक्विडिटी रिस्क इज हाईएस्ट इन, ऑप्शन है मिड कैप स्टॉक, फ्रंटलाइन स्टॉक, इंडेक्स स्टॉक, गिल्ट सिक्योरिटीज। तो देखिए गिल्ट सिक्योरिटीज हो गई हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिसमें लिक्विडिटी रिस्क ऑलमोस्ट नील है। देन इंडेक्स स्टॉक्स काफी सेफ हैं। देन फ्रंटलाइन स्टॉक्स हम बोलते हैं जो बड़ी कंपनीज, ब्लू चिप कंपनीज जो बहुत रेस में आगे रहते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी की कंपनीज, तो इसमें लिक्विडिटी रिस्क कम रहती है। मिड कैप स्टॉक्स में यस लिक्विडिटी रिस्क इज हाईएस्ट बिकॉज उसमें स्टॉक्स नंबर ऑफ शेयर्स कम होते हैं, कंपनीज की मार्केट कैपिटल कम होती है। कभी ऐसे भी सिचुएशन आती है कि जिसके अंदर उनके स्टॉक्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती, उनकी लिक्विडिटी रिस्क और मार्केट रिस्क बहुत हाई होती है मिड कैप स्टॉक्स में। तो हमारा आंसर हुआ ए। यूनिट होल्डर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, यूनिट होल्डर का मतलब हुआ यहाँ पर इन्वेस्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो देखिए रीडिंग ओडी, ओडी मीन्स ऑफर डॉक्यूमेंट, he is responsible whenever he is taking any decision to invest, then he should read offer document. Then selecting stocks in a portfolio of mutual fund schemes, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बिकॉज सेलेक्टिंग स्टॉक्स किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो फंड मैनेजर की है। देन रेगुलर मॉनिटरिंग इन्वेस्टमेंट्स, यस ये इन्वेस्टर की है, यूनिट होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलर मॉनिटर करे। एंड देन अवेयरनेस ऑफ रिस्क फैक्टर, यूनिट होल्डर को, इन्वेस्टर्स को ये पता होना चाहिए कि जिसमें वो उसने इन्वेस्ट किया है उस स्कीम में किस किस तरह के रिस्क फैक्टर हैं। तो हमारे पास यहाँ आंसर हुआ बी, यूनिट होल्डर रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर सेलेक्टिंग स्टॉक्स। क्यों? क्योंकि वो किसी भी पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को तो सेलेक्ट कर ही नहीं सकता, उसको स्टॉक्स को सेलेक्ट करने के लिए फंड मैनेजर की रिक्वायरमेंट होती है। एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड फॉर रिटर्न कैलकुलेशन इन फाइनेंशियल मार्केट इज, फाइनेंशियल मार्केट में कोई भी एक मेथड, स्टैंडर्ड मेथड कौन सा है जिससे रिटर्न को कैलकुलेट किया जाता है? एब्सोल्यूट रिटर्न, सीएजीआर, टोटल रिटर्न सिंपल, एनुअलाइज्ड रिटर्न। तो यहां पर एक कैलकुलेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला सीएजीआर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो कि फाइनेंशियल मार्केट में रिटर्न्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। एक तरह से बहुत अच्छा फॉर्मूला है स्कीम्स को कंपेयर करने के लिए, रिटर्न्स को कंपेयर करने के लिए, बाकी इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करने के लिए। हेंस इसमें यूज होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न फॉर्मूला। एसटीटी इज अप्लीकेबल ऑन, तो ये हमने भी पहले भी डिस्कस किया था कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स इज ओनली अप्लीकेबल फॉर रिडम्पशन ऑफ इक्विटी फंड्स। जब हम शेयर्स में परचेज और सेल करते हैं तो उसमें दोनों साइड में एसटीटीज अप्लीकेबल होता है, जब भी हम बाय करते हैं सेल भी करते हैं। बट इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड एसटीटी इज ओनली अप्लीकेबल व्हेन द रिडम्पशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो इसमें हमारे वो ऑप्शन है परचेज ऑफ डेट फंड, रिडम्पशन ऑफ डेट फंड, रिडम्पशन ऑफ इक्विटी फंड, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका हमारा आंसर आ गया रिडम्पशन ऑफ इक्विटी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर ए होल्ड्स 1200 यूनिट्स, scheme declares 1:3 bonus, how many units Mr. A gets? Option A is 300, then 400, 3600, depends on the NAV। तो देखिए जब भी बोनस डिक्लेयर होता है तो वो यूनिट्स पर डिक्लेयर होता है। अब यहाँ पर उसके पास 1200 यूनिट्स है
और जो बोनस डिक्लेयर हुआ है वो 1:3, इट मीन्स 1 यूनिट के ऊपर उसको 3 यूनिट का बोनस मिलेगा। तो आप देख लीजिए कि 1200 यूनिट्स है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास आंसर आ गया 3600 यूनिट्स। आंसर इज सी। कॉर्पोरेट डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट डिपेंड्स अपॉन। देखिए कॉर्पोरेट डिपॉजिट का जब भी इंटरेस्ट रेट होता है तो वो डिपेंड किसके ऊपर करता है। कॉर्पोरेट डिपॉजिट में सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है उसकी क्रेडिट रेटिंग, कि उसकी क्रेडिट रेटिंग कैसी है, उसकी रिलायबिलिटी कैसी है, और उसी के ऊपर इंटरेस्ट होता है। अगर उसकी क्रेडिट रेटिंग कम है तो उसका इंटरेस्ट ज्यादा होगा, क्रेडिट रेटिंग अगर बहुत अच्छी है तो उसका इंटरेस्ट कम होगा। तो अब देखिए हम ऑप्शंस देखते हैं, लायबिलिटी ऑफ द बोरोवर, असेट ऑफ द बोरोवर, देन क्रेडिट रेटिंग एंड द प्रॉफिट ऑफ द बोरोवर। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया सी, क्रेडिट रेटिंग, बिकॉज इंटरेस्ट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रेडिट रेटिंग। रिलायबिलिटी, क्रेडिट रेटिंग का मतलब हम कह सकते हैं रिलायबिलिटी इंडेक्स। इसका मतलब है किसी कॉर्पोरेट का अगर क्रेडिट रेटिंग बहुत बहुत अच्छी है तो उसका इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिवली कम होगा, विजे विज एक ऐसा कॉर्पोरेट जिसका क्रेडिट रेटिंग वीक है उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। कमोडिटी डज नॉट इंक्लूड आर्ट, एनर्जी प्रोडक्ट, स्पाइसेस और फाइबर्स। तो हमने ये पहले भी इसमें एक बार स्टडी किया था कि अभी तक हमारे म्यूचुअल फंड्स में आर्ट को कंसिडर नहीं करते हैं। आर्ट इज नॉट द म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स की तरह से और कमोडिटी की तरह से ट्रीट नहीं होता। बाकी हम एनर्जी प्रोडक्ट्स अगर हम देखते हैं तो क्रूड एंड ऑयल में ट्रेडिंग होती है, तो कमोडिटी ट्रेडिंग्स में ये पार्ट होता है। स्पाइसेस हम देखते हैं, जीरा एंड ऑल, ये जो हम पढ़ते हैं इन सभी में भी कमोडिटी की तरह ट्रेड होता है। एंड देन फाइबर्स में भी। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया ए, आर्ट। आर्ट इज नॉट द कमोडिटी। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड इंक्रीज ग्रेजुअली एवरी डे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इन्वेस्टमेंट अगर आप म्यूचुअल फंड में करेंगे तो ये इंक्रीज ही होगा। देन चेंज विद द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। तो देखिए बिल्कुल इसका आंसर यही होगा, चेंज विद द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। एक म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स हैं और उसकी क्या वैल्यू है, तो उसी की वैल्यू के बेसिस के ऊपर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंज होती है इन म्यूचुअल फंड्स। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया बी, चेंज विद द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। अब इसका हम एक बार ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, डिक्रीज ग्रेजुअली एवरी डे। तो ऐसा भी नहीं होता कि म्यूचुअल फंड की स्कीम्स के अंदर किसकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू एवरी डे डिक्रीज ही होगी। एंड डी, बी, वॉलेटाइल इन लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली वॉलेटिलिटी, जितना लॉन्ग टर्म करते जाएंगे उतना वॉलेटिलिटी कम होता जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया बी, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स है उसका जब जब वैल्यू चेंज होगा तो उसकी हमारी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट भी चेंज होगी। The first ever mutual fund scheme in India was launched in 1964, 1951, 1970, 1994। तो देखिए हम याद कर सकते हैं 1964 में यूटीआई की कुछ स्कीम्स आई थी म्यूचुअल फंड्स की, तो तभी ये फर्स्ट एवर म्यूचुअल फंड स्कीम ऑफ इंडिया वाज लॉन्च्ड इन 1964। आंसर इज ए। इन्वेस्टर बाय यूनिट्स ऑफ ओपन एंडेड फंड्स ड्यूरिंग द कंटिन्यूअस ऑफर एट द। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टर्स बाय यूनिट्स ऑफ ओपन एंडेड। ओपन एंडेड फंड्स जिसमें कभी भी आप एंटर कर सकते हैं और कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। तो वो जो यूनिट्स बाय करेगा वो किस पर करेगा, तो अब इसके ऑप्शंस हैं एनएफओ प्राइस। तो एनएफओ प्राइस में हमें पता है इनिशियल जब भी ऑफर ओपन होता है उस समय जब ओपन करते हैं तो एनएफओ प्राइस पे होता है। बट अगर ओपन एंडेड के बीच में कभी भी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा तो वो मार्केट प्राइस, जो उस समय मार्केट प्राइस होगा उस पर वो यूनिट बाय होंगी। देन सी बोथ एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसका हमारा सिंपल आंसर आ गया मार्केट प्राइस। तो यूनिट का जो भी मार्केट प्राइस होगा ओपन एंडेड फंड्स में इन्वेस्टर्स को जो इन्वेस्टमेंट के लिए प्राइस मिलेगा वो मार्केट प्राइस मिलेगा। Thank you very much for watching this video. We will keep on coming with videos, and thank you very much for having that kind of patience because we have not uploaded our videos for a long time. We are really very sorry for that. Keep watching, keep passing the exams. We will keep on coming with very relevant videos of the financial markets. Thank you very much friends. Bye bye and have a nice day.